Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with final accounts of sole proprietor. Right. आज अपने इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? We shall discuss the treatment of some adjustments relating to final accounts. यानी याद करो क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस रहता था, राइट? एंड ट्रायल बैलेंस के नीचे देयर वर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसको हम एडजस्टमेंट्स भी बोलते थे। याद करो, एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड। तो उससे रिलेटेड डिस्कशंस, वही सारे डिस्कशंस अभी अपने क्लास में करेंगे। यानी आज अपने क्लास में बेसिकली ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट्स जिसे हम कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस करना है। ठीक है, राइट। रनिंग नोट्स लेते लिखते चलना है कॉपी में, राइट। जैसा मैं कर रहा हूं वो करते चलना है आपको। ठीक है, एंड बाय चांस नहीं लिख रहे हैं, केवल अटेंशन पे कर रहे हैं, सुन रहे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो भी चलेगा, बट स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि क्लास खत्म होने के बाद आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। एक बार कॉपी में नोट करना जरूरी है, तभी जाकर दिमाग में वो सेट होता है। ठीक है, राइट। पहले एक्सपेंसेस रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। फॉर एक्सपेंसेस विच आर पेड, यानी एक्सपेंसेस पेड के लिए क्या जर्नल एंट्री पास होता है? एक्सपेंसेस पेड के लिए क्या जर्नल एंट्री पास होता है, ये बताओ। एक्सपेंसेस पेड, बोलो फटाफट। एक्सपेंसेस पेड, एक्सपेंसेस जब पे होता है, जर्नल एंट्री पूछ रहा हूं। किसी को भी नहीं बताना है? किसी को भी नहीं आता है या बताना नहीं है? कौन सा सच है? पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए एंट्री इज, जर्नल एंट्री इज। बताना है किसी को? सर नहीं पता। एक्सपेंसेस पेड का एंट्री नहीं पता है? फाइनल अकाउंट्स को एक बार के लिए साइड में करो Say एंड expenses account debit to cash. काफी टाइम लगा रहे हैं अपने, जितना टाइम आप लगाओगे आप ही का टाइम निकल रहा है। ठीक है, एग्जाम आपका है, तो फटाफट रिस्पॉन्ड करो। व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड, एंट्री इज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट। तो ये 21,000 का हुआ, यानी जो भी एक्सपेंस अपने पेमेंट करते, जैसे कैरेज इनवर्ट, सो कैरेज इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश।
रेंट का पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, देन मेरे को ये बताओ ईयर के एंड में, ठीक है, अभी सारे जनरल डिस्कशंस हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको एज सच स्पेसिफिकली फाइनल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर कॉम्प्लेक्स करके मत सोचो, ठीक है, सारे सिंपल और जनरल डिस्कशंस हैं, तो कीप योर माइंड लाइट, ठीक है, ताकि आप पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, तो मेरे को बताओ इज इट ऐसा होता है क्या कि ईयर के एंड में देर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, जो इनकर इनकर तो हो चुके हैं बट उनका पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट नहीं हुआ। ऐसा होता है ईयर के एंड में देर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो इनकर हो चुके हैं बट उनका पेमेंट करना बाकी है, यस और नो? यस। हाँ, तो पार्टिसिपेट करो, जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो ताकि अपने खूब सारे डिस्कशंस आज के क्लास में कवर कर पाए, वो आपके एग्जाम के लिए बेटर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ईयर एंड मार्च में हो रहा है, तो मार्च में हमने एम्प्लॉय का सर्विसेज ले लिया है, यानी मार्च में बिजनेस एंटिटी के यहां एम्प्लॉयज ने काम किया तो सर्विसेज मिल गया उनका, एम्प्लॉयज का। अब तो बिजनेस एंटिटी को उनको सैलरी पेमेंट करना है, तो खर्चा इनकर हो गया, एक्सपेंस इनकर हो गया, बिकॉज अगर सर्विसेज ले लिया है तो खर्चा लग गया। ठीक है, सर्विसेज अगर ले लिया तो खर्चा लग गया। पेमेंट हो सकता है हम लोग मार्च के एंड में करें या अप्रैल फर्स्ट वीक में करें, तो सपोज अगर पेमेंट अप्रैल फर्स्ट वीक में करते हैं तो मार्च के एंड में, मार्च एंड यानी 31 मार्च 2025 को क्या पोजीशन है? पोजीशन ये है कि सैलरी का एक्सपेंस इनकर हो चुका है, क्योंकि मार्च में एम्प्लॉयज ने काम किया तो बिजनेस एंटिटी ने उनका सर्विसेज को लिया है, तो एक्सपेंस इनकर हो गया है, तो सैलरी पे करने के लिए बिजनेस एंटिटी इज ऑब्लाइज्ड, देना है बिजनेस को सैलरी अपने एम्प्लॉयज को। बट मार्च के एंड में सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ, मार्च महीने का सैलरी अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा। तो व्हाट इज द पोजीशन एज ऑन 31 मार्च 2025? पोजीशन इज कि expenses are incurred, have been incurred, but payment is yet to be made. पेमेंट कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ। Such expenses are called what? Dash expenses. Fill in the blanks. जिनका पेमेंट करना बाकी है, खर्चा लग गया बट पेमेंट करना बाकी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आना चाहिए। Outstanding. Outstanding. Such expenses are called outstanding expenses. ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। तो दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। ये सैलरी का एक्सपेंस कौन से मंथ का है? मार्च का या अप्रैल का? मार्च। एक्स March. मार्च का। कैसे समझे मार्च का?
कौन बता सकता है? क्योंकि हमने, बोलो। मार्च को हायर किया था काम करने के लिए। मार्च को हमने सर्विसेज लिया था। हायर हो सकता है बहुत पहले से काम कर रहे हैं, मार्च में हमने सर्विसेज ले लिया। ठीक है। सर इससे भी तो पता कर सकते हैं कि ये हर महीना का यदि वो 7th डेट को दे रहा है तो ये पिछला महीना का ही हो। नहीं नहीं, जैसे किसी मार्च भी का तो अप्रैल फर्स्ट वीक में पेमेंट होगा, राइट? मैं खाली मार्च के मंथ के सैलरी का बात कर रहा हूँ। आप चले गए फरवरी में, फरवरी का डिस्कशन नहीं हो रहा है। फरवरी का सैलरी मार्च फर्स्ट वीक में पेमेंट हो गया, तो किस्सा खत्म उधर ही। यानी विद इन द सेम ईयर पेमेंट हो चुका है। अभी अगर मार्च का सैलरी अप्रैल नेक्स्ट मंथ में पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट नेक्स्ट ईयर शिफ्ट हो जा रहा है। यस और नो? जैसे फेब का सैलरी मार्च फर्स्ट वीक में पेमेंट होता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि हो सकता है कि बिजनेस एंटिटी का पॉलिसी है कि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में सैलरी पेमेंट होता है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में सैलरी पेमेंट होता है। चलो ठीक है, मान लिया वो चीज। तो फरवरी का सैलरी मार्च में पेमेंट हुआ फर्स्ट वीक, तो पेमेंट हो चुका है, किस्सा खत्म। यानी सेम ईयर पेमेंट हो गया। हमारे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? मार्च का डिस्कशन हो रहा है। मार्च का सैलरी अप्रैल फर्स्ट वीक में पेमेंट होगा, यानी इधर में पेमेंट जो है वो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर होगा। यस और नो? तो पेमेंट नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो गया। पेमेंट होने से पहले 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, तो ईयर एंड को क्या पोजीशन है? सैलरी इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, गुड्डू क्लियर है बेटा? yes, हम्म। तो फटाफट बोलो, तो ये कौन से मंथ का सैलरी एक्सपेंस है, मार्च या अप्रैल? मार्च। 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 तो क्वेश्चन है कैसे समझे मार्च का एक्सपेंस है? क्योंकि हमने सर्विसेज मार्च महीने में ले लिया। सर्विसेज अगर मार्च महीने में ले लिया है, तो खर्चा मार्च महीने में लग गया। यस और नो? उसको मार्च महीने का खर्चा मानेंगे? आप लोग ही तो बोल रहे हो ना मार्च का सैलरी है। उसको तो मैं जस्ट इलैबोरेट कर रहा हूं, डिटेल बता रहा हूं उसका। बट आप लोगों ने कहा ये मार्च का सैलरी है, राइट? बिकॉज काम सर्विसेज मार्च में दिया, एम्प्लॉयज ने, बिजनेस एंटिटी ने मार्च में सर्विसेज लिया, तो ये मार्च का सैलरी है। 100 बात की एक बात, ये सच है कि मार्च का एक्सपेंस है, क्योंकि सर्विसेज अगर मार्च में लिया है तो खर्चा मार्च महीने में लग गया, वो खर्चा मार्च महीने का माना जाएगा, भले ही पेमेंट नेक्स्ट मंथ क्यों ना हो। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ये जो थॉट है ना, ये जो थॉट है, क्या थॉट है कि सर्विसेज मार्च के महीने में लिया, तो इसका क्या मतलब है कि देन सैलरी मार्च के महीने का है, बट पेमेंट भले ये अप्रैल के मंथ में हो, पेमेंट भले ही अप्रैल के मंथ में हो, बट क्योंकि सर्विसेज मार्च के मंथ में ले लिया, तो ये मार्च के मंथ का एक्सपेंसेस में काउंट हो जाएगा, यानी ये मार्च मंथ का सैलरी कहलाएगा। लॉजिकल? बिकॉज उसको जब अप्रैल के फर्स्ट वीक में सैलरी मिलेगा, तो सैलरी स्लिप में मंथ क्या मेंशन होगा? मार्च 2025। ये जो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको अकाउंट्स में अपने क्या बोलते हैं पता है? कौन बता सकता है? ये सिंपल सा कंसेप्ट को अपने अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? अक्रूवल कंसेप्ट। ये सिंपल सा कंसेप्ट को अपने अकाउंट्स में अक्रूवल कंसेप्ट बोलते हैं। यानी अक्रूवल कंसेप्ट में बेसिकली पेमेंट कौन से महीने में हो रहा है,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सर्विसेज ले लिया गया है तो जिस पीरियड में सर्विसेज लिया गया है उसका खर्चा उसी पीरियड में काउंट होगा। सर्विसेज मार्च महीने में ले लिया गया तो वो सैलरी मार्च के मंथ में ही काउंट होगा, वो मार्च एक्सपेंस में ही काउंट होगा, मार्च के एक्सपेंस में काउंट होगा। यस और नो? पेमेंट ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग एडवांस में करते हैं, या हो सकता है कि अपने नेक्स्ट मंथ करते हैं। पेमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? खर्चा कौन से पीरियड में लगा, कौन से मंथ में लगा, कौन से ईयर में लगा। एंड खर्चा लगना कैसे समझते हैं? खर्चा लग रहा है कैसे समझते हैं? जब हम सर्विसेज लेते हैं, जब हम सर्विसेज ले लेते हैं तो खर्चा लग जाता है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको खाली एक टेक्निकल नाम मैंने दे दिया, अक्रूवल कंसेप्ट। तो जैसे गुडू, मार्च के मंथ में आप एक पीजी में रह रहे हो, पीजी का रेंट कब पेमेंट करता है? नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में या एडवांस में? हम नहीं रहते सर, तो आप पीजी में ये नहीं रहते? नहीं तो कहाँ रहते हैं? सर, घर टाइप है। अच्छा, आपका कोई फ्रेंड पीजी में रहता है? यस। ठीक है, तो उससे इससे रिलेटेड कोई बात हुआ है कभी कि वो नहीं पीजी पीजी का भाड़ा? अच्छा, अच्छा पीजी में कौन रह रहा है वो मेरे को बताओ। सर मैं रह रही हूँ। ठीक है, तो आप रह रहे हैं, तो आप पीजी का रेंट कब पेमेंट करता है? से मार्च का रेंट आप कब पेमेंट किया? 7 मार्च तक। अच्छा, एडवांस में पेमेंट कर देते हैं आप, हाँ। यानी सेम मंथ में पेमेंट करता है, मार्च के फर्स्ट वीक में। तो ऐसा भी कई जगह होता है कि जैसे मार्च का रेंट अपने अप्रैल फर्स्ट वीक में पेमेंट कर रहे हैं, तो मार्च में अगर अपने उस जगह को यूज कर रहे हैं, मार्च में अगर अपने उस जगह उस प्रेमाइसेस को यूज कर रहे हैं, तो वो मार्च का ही खर्चा कहलाएगा ना। हम लोग मार्च का ही तो रेंट अप्रैल में पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। हम लोग क्या बोलते हैं, जिन लोग अकाउंट्स नहीं भी जानते, लोकल पीपल, क्या बोलते हैं कि हमने मार्च का रेंट अप्रैल में पेमेंट किया, तो उसको नाम मार्च का रेंट ही कहा जाता है, उसको नाम मार्च मार्च का रेंट ही दिया जाता है। यस और नो? हाँ सर। ठीक है ना, तो ये अक्रूवल कंसेप्ट है। आप सर्विसेज जिस टाइम पीरियड में ले लेते हैं, सर्विसेज जिस टाइम पीरियड में ले लेते हैं, सर्विसेज ले रहे हैं यानी खर्चा लग रहा है, तो वो खर्चा उसी पीरियड का माना जाता है जिस पीरियड में आप वो सर्विसेज को ले लेते हैं। पेमेंट हो सकता है आप स्टार्टिंग में कर दे या एंड में कर दे, पेमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। देखा जाता क्या है, क्या देखा जाता है कि सर्विसेज कौन से मंथ में लिया। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मार्च, ये जो सैलरी है, ये मार्च मंथ के एक्सपेंस में काउंट होगा? एक बार यस नो में जवाब दो। यस सर। ठीक है, यस। तो इसको मार्च मंथ के एक्सपेंस में क्या करोगे, ऐड या लेस? ऐड। फाइनल अकाउंट्स भूल जाओ, मार्च मंथ का एक्सपेंस है तो मार्च मंथ के एक्सपेंस के साथ ये वाले खर्चे को भी ऐड करेंगे। भले ही इसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ करना है, नेक्स्ट मंथ होगा इसका पेमेंट, ठीक है, बट ये मार्च का सैलरी है तो मार्च के एक्सपेंस में ये ऐड हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अपने क्या बोलते हैं, अक्रूवल कंसेप्ट। क्लियर? तो ये मार्च के एक्सपेंस में ऐड होगा। एक्सपेंसेस में ऐड होना या यानी एक्सपेंसेस इंक्रीज या डिक्रीज?
इंक्रीज। इंक्रीज। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज जब होता है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं एज पर द मॉडर्न रूल्स? डेबिट। डेबिट। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? रुक जाओ। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, डिस्कस करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का क्लासिफिकेशन बताओ। असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंस है? आउटस्टैंडिंग सर सैलरी सर फॉर्म के लाइबिलिटी। लिए इट्स है। अ लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी। तो हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? से इंक्रीज। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। 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 तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। यानी हमने क्या डिस्कशन किया, उससे क्या निकाला हमने कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमने डिस्कस किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए क्या एंट्री पास होगा? एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर है? तो हाँ सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए एंट्री क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। यानी हर कोई एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है, फाइनल अकाउंट्स का ट्रीटमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। अभी एकदम बेसिक्स जर्नल से शुरू कर रहे हैं, देन लेजर बनाएंगे, देन फाइनल अकाउंट्स डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ में डिस्कशन होगा, डू नॉट वरी। ठीक है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए एंट्री इज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर? एकदम सिंपल है। जैसे जब एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है, एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है यानी खर्चा लग रहा है, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। जब एक्सपेंसेस इनकर हो गया है, पेमेंट नहीं हुआ, यानी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, देन द एंट्री इज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश के जगह, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश के जगह, टू कैश के जगह टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। वेरी सिंपल, इजी टू रिमेंबर। यानी फॉर एक्सपेंसेस विच आर पेड, expenses account debit to cash. For expenses which are outstanding, expenses account debit to outstanding expenses. क्लियर है? माइंड में सेट हुआ ये? ये जो सिस्टम अपने फॉलो कर रहे हैं, जिसके तहत हम ये एंट्री पास कर रहे हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट इज कॉल्ड अक्रूवल कंसेप्ट।
यानी जिस मंथ जिस ईयर में एक्सपेंसेस इनकर हुआ है, इनकर यानी सर्विसेज लिया गया है, उसको उसी मंथ या ईयर का खर्चा मान लेना है। पेमेंट इज नॉट रेलेवेंट, पेमेंट कब हुआ है दैट इज नॉट रेलेवेंट। तो मार्च के मंथ का सैलरी shall be counted as expense of March के month, March का month, even if the payment is made in the month of April, it will be counted as an expense for the month of March. तो मार्च के एक्सपेंसेस के साथ ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस ऐड यानी इंक्रीज डेबिट, कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो entry for outstanding expenses is expenses account debit to outstanding expenses. So when expenses are paid, expenses to cash. When expenses are outstanding, expenses to outstanding expenses. Clear? Yes or no? Yes, sir. तो चलो नेक्स्ट। अच्छा, ऐसा होता है कि सपोज कोई एम्प्लॉय को से जरूरत है पैसों की, तो वो अपने एम्प्लॉयर को बोल सकता है कि सर मार्च में एक्चुअली बच्चे का स्कूल का फीस जमा देना है, ठीक है, फॉर न्यू एकेडमिक सेशन। ऐसा होता है ना कि मार्च में ही द पेरेंट्स मेक द पेमेंट ऑफ द स्कूल फीस फॉर द न्यू एकेडमिक सेशन विच बिगिंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो एम्प्लॉय को थोड़ा पैसों की जरूरत है, एक्स्ट्रा मनी की। सो व्हाट ही रिक्वेस्ट टू हिज एम्प्लॉयर दैट कि सर आप मेरे को अप्रैल मंथ का सैलरी का सम अमाउंट मार्च में दे दें। ऐसा होता है कि नहीं? हो सकता है ऐसा कि एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर को एडवांस में सैलरी मांग रहा है, राइट? तो वो बेसिकली अपने एम्प्लॉयर को बोलता क्या है, एम्प्लॉयर को बोला क्या, क्या सुना आपने कि सर मेरे को अप्रैल के सैलरी का सम अमाउंट मार्च में दे दें। तो वो कौन से मंथ का सैलरी मांग रहे हैं? अप्रैल का। अप्रैल का। तो सैलरी कौन से मंथ का है? अप्रैल का। अप्रैल का। तो वो कौन से मंथ के एक्सपेंस में काउंट होना चाहिए? अप्रैल। अप्रैल का एक्सपेंस मतलब बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, नॉट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए तो इनकम है, बिजनेस एंटिटी के लिए वो अप्रैल का ही एक्सपेंस है। एम्प्लॉय ने क्या बोला, मेरे को अप्रैल मंथ का सैलरी का सम अमाउंट मार्च में दीजिए। तो बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सैलरी अप्रैल के मंथ का है, जिसका पेमेंट भले ही मार्च में हो रहा हो, बट है तो ये अप्रैल के मंथ का। ये अप्रैल के मंथ का सैलरी है, तो अप्रैल के मंथ के एक्सपेंसेस में ये काउंट होना चाहिए। यानी कि मार्च के मंथ के एक्सपेंसेस में काउंट होगा या नहीं होगा? पेमेंट नहीं पता, पूछ रहा हूं मैं, ये कौन से मंथ सर का एक्सपेंस है? अप्रैल के अप्रैल। मंथ का एक्सपेंस है, ये फिक्स हो गया। यानी इससे अपने क्या बोल सकते हैं कि मार्च के मंथ के एक्सपेंस में काउंट होगा या नहीं होगा? यस और नहीं नो? होगा। नहीं होगा। नहीं। जब आप बोल रहे हैं कि अप्रैल मंथ का सैलरी है, जब एम्प्लॉय खुद बोल रहे हैं कि अप्रैल मंथ का सैलरी का सम अमाउंट मेरे को मार्च में दो, तो ये तो अप्रैल मंथ का सैलरी ही हुआ जो अप्रैल मंथ के एक्सपेंसेस में काउंट होना चाहिए अंडर अक्रूवल कंसेप्ट। पेमेंट भले ही इसका मार्च में हो रहा है, बट है तो ये अप्रैल मंथ का सैलरी एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंटिटी, तो ये अप्रैल मंथ के एक्सपेंसेस में काउंट होना चाहिए।
यानी कि मार्च मंथ के एक्सपेंसेस में काउंट होगा या नहीं होगा? बोलो, नहीं होगा या होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। काउंट नहीं होगा इसका मतलब उसको मार्च में रखना है या मार्च के एक्सपेंस में से हटाना है? हटाना है। हटाना है। मार्च के एक्सपेंसेस में से उसको हटाना है, बिकॉज वो मार्च का एक्सपेंस नहीं है, तो मार्च के एक्सपेंसेस में से वो काउंट नहीं होगा। तो मार्च के मंथ के एक्सपेंसेस में से उसको हटाना है, रिमूव करना है। एक्सपेंसेस में से हटाना मतलब एक्सपेंसेस को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं? डिक्रीज। डिक्रीज कर रहे हैं। तो मार्च का मंथ में एक्सपेंसेस डिक्रीज, एक्सपेंसेस डिक्रीज यानी डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। Credit. एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट। तो मार्च के मंथ में वो एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? अब ये जो एक्सपेंसेस बेसिकली क्या हो रहा है? एडवांस में पेमेंट हो रहा है ना? अप्रैल का मार्च में पेमेंट हो रहा है, यानी मार्च में एडवांस पेमेंट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन, प्रीपेड एक्सपेंसेस के अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या है? असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंस है? प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड Asset. एक्सपेंस इज एन असेट। व्हाई? बिकॉज आपको अप्रैल में इसके अगेंस्ट अपने एम्प्लॉय से सर्विसेज मिलेगा। ठीक है, सर्विसेज मिलने के लिए आप एलिजिबल है, आपको मिलेगा सर्विसेज, तो आपके लिए असेट है। इसके अगेंस्ट आपको अप्रैल में सर्विसेज मिलने वाला है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड सैलरी इज एन असेट। तो अगर अपने को एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस में करते हैं तो वो हमारा असेट होता है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर उसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज मिलेगा, तो वो हमारा असेट है। वहीं दूसरी तरफ अगर अपने को एक्सपेंसेस का पेमेंट नेक्स्ट मंथ करते हैं तो आउटस्टैंडिंग है, तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें पे करना होगा, पेमेंट करना बाकी है, लाइबिलिटी है। क्लियर? सो प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एसेट जब एक्सपेंसेस का पेमेंट एडवांस में हो रहा है। मार्च में तो ये प्रीपेड हो गया ना, मार्च में ये प्रीपेड है बिकॉज मार्च का सैलरी है नहीं है, अप्रैल का सैलरी है, एंड अप्रैल से पहले मार्च में आता है। सो सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस व्हिच इज एन असेट बिकॉज इसके अगेंस्ट नेक्स्ट मंथ अप्रैल में बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज मिलेगा, तो असेट है ये। तो हमारा असेट इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। असेट इंक्रीज, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट या क्रेडिट? Debit. डेबिट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एक्सपेंसेस अकाउंट। समझ में आया? सो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए व्हाट इज द एंट्री? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, यानी नेक्स्ट पीरियड का एक्सपेंस है, यानी करंट मंथ करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है। तो इसको करंट मंथ या करंट ईयर में नहीं लेना है, नहीं जोड़ना है। नहीं जोड़ना मतलब माइनस करना है, तो एक्सपेंसेस को डिक्रीज करना है। करंट मंथ के एक्सपेंसेस को डिक्रीज यानी क्रेडिट, तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा अकाउंट डेबिट? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंसेस का पेमेंट जब एडवांस में होता है तो वो बिजनेस के लिए असेट है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में बाद में जाके सर्विसेज मिलेगा।
तो असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, so the journal is prepaid expenses account debit to expenses account. क्लियर है? तो लिखो राइट। क्लियर है? एक बार कॉन्फिडेंटली यस नो में जवाब दो, फिर एक टेस्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, विच विल टेस्ट कि आपको सही में समझ में आया कि नहीं आया। रेडी? Yes, sir. ठीक है। तो ये 5,000 का जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये अप्रैल महीने का मार्च में पेमेंट हुआ? यस और नो? Yes. मार्च में पेमेंट हुआ। अगर इसका पेमेंट मार्च मंथ में हुआ है, कैन आई से दैट दिस 5,000 is included in the amount of 21,000? यस यस सर। और नो? Yes, मार्च sir. मंथ में पेमेंट हुआ है तो इसका अमाउंट पेमेंट में इंक्लूडेड है। मार्च यस मंथ सर। में पेमेंट हुआ है तो इसका अमाउंट पेमेंट में इंक्लूडेड है। पेमेंट Yes. 21,000 का है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 21,000 में से 5,000 नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर का है, बाकी 16,000 करेंट ईयर का है? यस और नो? यस सर। ये क्लियर है? तभी तो सबको क्लियर है? एक बार कम से कम 3-4 लोग तो यस बोलो। यस Yes, sir. ओके। तो 21,000 में से 5,000 नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर का है एंड बाकी 16,000 करेंट ईयर का है, करेंट। ठीक है? तो तभी तो अपने 21,000 में से 5,000 को हटा रहे हैं। 21,000 के लिए एंट्री क्या पास हुआ था? एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। अभी इधर में अपने क्या करें? एक्सपेंसेस क्रेडिट, यानी 21 में से 5,000 क्या हो रहा है? लेस। एक्सपेंसेस डिक्रीज, क्रेडिट। तो हम लोग ये एंट्री पास करके 5,000 को 21,000 में से लेस करके हटा रहे, ताकि करेंट ईयर का ही एक्सपेंस का इफेक्ट करेंट ईयर में आए, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस का इफेक्ट करेंट ईयर से हट जाए। क्लियर है? Yes, मेरे sir. को कौन बता सकता है करेंट ईयर का टोटल एक्सपेंसेस कितना है? सर 16,000। मजा नहीं आया। 25,000. हाँ, बोलो।
करेंट ईयर का टोटल एक्सपेंसेस कितना है? 26,000। 20 25,000. 24. 25,000. 25,000. हाउ? Sir, 34,000. 21 minus. बोलो बोलो, आई एम लिसनिंग। बोल तो दो, शुरू किया तो खत्म करो, फटाफट करो। तो 21,000 माइनस 5,000 जो कि हम्म प्रीपेड है, प्लस हम्म, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000. करेक्ट। ये हुआ ना आंसर। तो एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ था 21,000। 21,000 में से 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, यानी करेंट ईयर का पेमेंट 16,000 एंड करेंट ईयर का 9,000 का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है। तो करेंट ईयर का टोटल एक्सपेंस हो गया 16 प्लस 9 25,000। क्लियर है? यस और नो? याद करो, क्लास 11 में एक्सपेंसेस एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, हाउ मच? यही तो होता था, पीएल में यही वाला अमाउंट आता था। यस और नो? यही सीखा था क्लास Yes. 11 में। इसके पीछे का बैकग्राउंड अभी आज क्लास में समझ में आया। इससे पहले आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस का जनरल पता था? यस और नो में जवाब दो। नहीं सर. नहीं पता था, लग गया ना पता? अब Yes. जर्नल के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस? Yes, sir. लेजर। सारा डिस्कशंस होगा, हाँ। इट इज विथ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई टीच the students who are doing professional courses। तो ये मैं सारे कोर्सेज के लिए करता हूं, बट एक्स्ट्रा केयर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली होता है। सो अब लेजर में पोस्टिंग करें। फर्स्ट एंट्री इज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जो एक्सपेंसेस, जितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस का पेमेंट हो गया है, उसके लिए एंट्रीज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश 21,000। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो एक्सपेंसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई प्रीपेड एक्सपेंसेस। सारे जर्नल एंट्रीज का पोस्टिंग हो गया। अब लेजर अकाउंट को बैलेंस करो। डेबिट साइड का टोटल 30,000, क्रेडिट साइड में 5,000। बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है? 25,000। एक्सपेंसेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हर नॉमिनल अकाउंट का अल्टीमेट डेस्टिनी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस। एंड लॉस अकाउंट में जाकर ये क्लोज हो जाएगा। एंड एक्सपेंसेस अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंट्री इज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आता है, सो द क्लोजिंग एंट्री इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही अमाउंट पीएल में आता था क्लास 11 में।
इसका बैकग्राउंड नॉलेज ये है। क्लियर है? yes sir. इससे ओकेज, ये हुआ। ठीक है, अब जर्नल लेजर के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Trial balance. ट्रायल बैलेंस। ओके, चलो। ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, सारा लेजर अकाउंट्स का एक समरी हो जाता है, मिल जाता है, जिसमें सारे लेजर अकाउंट के नाम और उनके बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, एक जगह समरी मिल जाता है, जो कि अपने को हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। सो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का दो ऑब्जेक्टिव है। नंबर वन, कि टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये शायद अपने रटे थे क्लास 11 में। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, अरिथमेटिक्स इक्वल, सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके अपने ये चेक करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग प्रोसेस का थंब रूल क्या है? फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल 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 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यानी जब भी कोई अकाउंट डेबिट होगा तो कोई दूसरा अकाउंट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्रेडिट होगा विथ एन इक्वल अमाउंट। सो हमेशा पूरे अकाउंटिंग में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट चलते रहना चाहिए। तो वो हुआ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिधर में अपने सारे लेजर अकाउंट के डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस को लिखते हैं, एंड देन डेबिट बैलेंसेस टोटल, क्रेडिट बैलेंसेस टोटल करके चेक करते हैं कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये चीज हुआ है कि नहीं। सो दिस इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का? कि ट्रायल बैलेंस मेरे को एक जगह समराइज्ड वे में सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस मिल जाते हैं, जो कि अपने को नेक्स्ट स्टेप ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में काफी हेल्प करता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि देखो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, सारे लेजर अकाउंट्स का समरी मिल जाता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस मिल जाता है, राइट? अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं बताना मेरे को, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रूल्स? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 6. 6 नहीं, 5। असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। बिजनेस एंटिटी जितना भी अकाउंट्स मेंटेन करता है, उन सारे अकाउंट्स को अपने ये 5 हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी जो भी अकाउंट अपने मेंटेन कर रहे हैं, या तो वो एक एसेट अकाउंट होगा, या लाइबिलिटी होगा, या कैपिटल होगा, या इनकम होगा, या एक्सपेंस होगा, तो सारे अकाउंट्स को अपने ये 5 हेड्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एसेट के लेजर अकाउंट का, एसेट के लेजर अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, डेबिट। लाइबिलिटी का Debit. क्रेडिट, Yes. कैपिटल का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट। ठीक है, टोटल करते हैं ये सोनू। ठीक है, इसके Yes बाद sir. अपने को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड में क्या आएगा, सारे एक्सपेंसेस। तो वो सारे एक्सपेंसेस को अपने कहाँ से उठाते हैं? इधर से, बिकॉज ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस जो उनका है रिस्पेक्टिव, वो दिया हुआ है एक जगह समराइज्ड मैनर में। तो सारे एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट का बैलेंसेस मेरे को ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। तो सारे एक्सपेंसेस को अपने ट्रायल बैलेंस से उठाकर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। देन सारे क्रेडिट साइड में सारे इनकम, ये भी ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा।
देन इसके बाद अपने बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड इज लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड इज असेट्स। तो देखो लाइबिलिटीज के साइड में सबसे पहला आइटम कैपिटल का आता है, ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा। देन बाकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आ जाएंगे, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, ये भी ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा। असेट भी ट्रायल बैलेंस से मिल जाएगा। तो देखो ट्रायल बैलेंस अपना काम कर दिया ना, यस और नो? क्या ट्रायल बैलेंस अपना काम कर रहा है, यस और नो? ट्रायल यस यस बैलेंस सर। है ना, ट्रायल बैलेंस में 5 अकाउंट्स। समझ में आया ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, एंड इसीलिए इसीलिए फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज अ ट्रायल बैलेंस। हैव यू एवर क्वेश्चनड योर क्लास 11 का टीचर कि सर फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में व्हाई देयर इज अ ट्रायल बैलेंस? क्वेश्चन करने से पहले हैव यू एवर थॉट कि व्हाई ऑलवेज अ ट्रायल बैलेंस इज गिवन इन फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन? दिस इज द रीजन वी नेवर थिंक दिस वे। किसने सोचा ये क्लास 11 में कि फाइनल अकाउंट्स के हर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस क्यों दिया जाता है? To facilitate preparation of final accounts, and this is how a trial balance facilitates preparation of final accounts. Clear है? As a chartered accountant, as a professional, everything should be clear कि why trial balance is required. फाइनल अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने दिया जाएगा तो आप सबसे पहले क्या मांगोगे? एक ट्रायल बैलेंस। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ट्रायल बैलेंस क्यों चाहिए, तो आपको उसका जवाब आना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस मेरे को क्यों चाहिए। ये है आपका जवाब कि ट्रायल बैलेंस मेरे को समराइज्ड वे में सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस मिल जाते हैं। जो अकाउंट्स है उनके 5 क्लासिफिकेशन, तो सारे असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस के लेजर अकाउंट के बैलेंसेस मेरे को ट्रायल बैलेंस में एक जगह मिल जाते हैं। वहां से मैं सारे एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देता हूँ, सारे इनकम को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। वहां से ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकल जाता है। देन बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में से कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस को निकाल कर डाल दिया जाता है लायबिलिटी साइड में। बाकी सारे लायबिलिटीज को भी रखा जाता है बैलेंस शीट में। देन राइट हैंड साइड में सारे एसेट्स के बैलेंसेस। यस, ओके। तो ये ट्रायल बैलेंस का काम अपना वो करता है इस तरीके से, ठीक है? ओके। एक्सपेंसेस रिलेटेड डिस्कशन अपने करे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हुआ ये कि ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस 58,000 का है, ठीक है? कोई एक एक्सपेंस का लेजर अकाउंट का बैलेंस 58,000 आ रहा है ट्रायल बैलेंस। देन ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ट्रायल बैलेंस के नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है?
ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, राइट। मेरे को पता है कि आप लोग क्लास 11 में इसका ट्रीटमेंट सीख चुका, फाइनल अकाउंट्स में ऐड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड, ठीक है, वी ऑल नो, ठीक है। बट क्या लगता है मैं वही सेम चीज आपको रिपीट करके देता हूँ कभी क्लास में? क्या ऐसा होता है कि मैं सेम चीज आपको क्लास में रिपीट करके देता हूँ फाउंडेशन के क्लास में? यस और नो? नो सर। नो, नेवर। ठीक है, तो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा सीखने को, ठीक है। अब मेरे को बताना कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दिमाग ज्यादा नहीं खपाना है, डेप्थ में नहीं सोचना है, ठीक है। हम लोग कोई अकाउंट्स के बादशाह नहीं है, ठीक है। सो ज्यादा डेप्थ में बुद्धि लगाना नहीं है, बादशाह बनने के लिए अपने क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के भीतर है या ट्रायल बैलेंस के बाहर है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 2 का बच्चा भी बोल देगा। बाहर सर। ट्रायल बैलेंस के बाहर है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के भीतर एक्सपेंसेस है और ट्रायल बैलेंस के बाहर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में एक पर्टिकुलर आइटम बताना, यस और नो में जवाब देना, सोचना। ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? अगर ट्रायल बैलेंस में वो लेजर अकाउंट का बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो वो तो तभी दिखाई दे रहा होगा जब उसका लेजर अकाउंट बनाया गया होगा, यानी उसका लेजर अकाउंट बन चुका है। एंड लेजर अकाउंट अगर बना है तो लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कैसे हुआ? उसका जर्नल भी पास हो चुका है तब, बिकॉज जर्नल से ही अपने लेजर में पोस्टिंग करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आइटम है तो उसका जर्नल और लेजर का काम हो चुका है बुक्स में। यस और नो में जवाब दो। यस सर। यस, गुड्डू सर। अग्री कर रहा है बेटा? सो तो अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम है तो उसका जर्नल लेजर का काम हो चुका है, तभी वो ट्रायल बैलेंस में है, अदरवाइज नहीं होता, अदरवाइज नहीं होता। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री पास? बोलो, अब बताओ, कंटिन्यू करो। हो चुका सर। हो चुका है, हो चुका होता तो वो लेजर में पोस्टिंग हो गया होता, तो वो ट्रायल बैलेंस में होता, बट वो तो ट्रायल बैलेंस के बाहर है। हाँ, नहीं। तो बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर वो ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो इसका जनरल लेजर का काम हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। गुड्डू क्या बोल रहा है, हुआ है होने कि से नहीं हुआ? सर हो गया है, बट इसका शायद दो इफेक्ट होगा, इसलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। फाइनल अकाउंट्स अभी पढ़ाया नहीं है इसमें, सोचो मत। मैं जो सिंपल सा चीज बता रहा हूँ उसको समझो ना। ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया हुआ है, राइट? यानी ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम अगर होता है, ट्रायल बैलेंस में वो आता कैसे? ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस आते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम है तो उसका लेजर अकाउंट बन चुका है, बैलेंस भी हो चुका है, तभी वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में है। लेजर अकाउंट बन चुका है तो लेजर अकाउंट बनाया कैसे? पोस्टिंग करके। तो पोस्टिंग करने के लिए, पोस्टिंग करने से पहले तो उसका जर्नल एंट्री पास होना चाहिए, यानी जर्नल एंट्री भी पास हो चुका है। जर्नल एंट्री पास हो चुका है तभी जाकर लेजर में पोस्टिंग हुआ, लेजर अकाउंट बनाए, उसको बैलेंस किए, एंड वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में है। यानी ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है उसका जर्नल लेजर का काम हो चुका है। यानी ट्रायल बैलेंस में जो नहीं है उसका जर्नल लेजर का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सिंपल सा जवाब है गुड्डू, बताओ बेटा।
नहीं नहीं हुआ है ना? अभी क्लियर है बेटा कि मन बेमन से बोल रहा है कि क्लियर सर है। बोल रहे तो बोल रहा है? क्लियर क्लियर है ना? नहीं तो जनरल लेजर हो जाता तो ट्रायल बैलेंस में वो होता ना। यस तो ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर कोई आइटम है तो उसका जर्नल लेजर का काम नहीं हुआ, यानी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आया। यानी ये दोनों अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आए कि नहीं आए? नहीं आए। नहीं आए। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आए, अभी तक नहीं आए। आते तो ट्रायल बैलेंस में दिखाई पड़ते। ट्रायल बैलेंस में नहीं है यानी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आए नहीं, एंटर नहीं हुआ, इसका एंट्री नहीं हुआ। बाकी सब जन डोलन, रिद्धि, टुम्पा, ये टुम्पा, सर समझ अरे आया। सोना रे सोना, टुम्पा सोना, मुझे मुझे हाँ हाँ सर। टुम्पा के আমি মিস করি রে। ओके, प्रियांशु को क्लियर है? ओके। अमनस कौन है ये? अमनस से मेरे को आमरस का फीलिंग आ गया। आमना, आमना है? ओके, आमना है। ठीक है, आमना ही है ना? संस्कृति, 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 क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो संस्कृति से हमारा संपर्क बना है, शायद आमना से छूट गया हमारा संपर्क। हमारे संवाददाता बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं आमना से भी संपर्क बनाने के लिए। ठीक है, चलो, ओके, क्लियर है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर नहीं हुआ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करने के लिए अपने जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री में अपने डेबिट क्रेडिट करते हैं, ये सुनो। यस जर्नल सर। एंट्री में अपने डेबिट क्रेडिट करते हैं, ठीक है। मेरे को फटाफट कौन बताएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जर्नल? सर बताओ। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वेरी गुड यश, वेरी गुड बेटा। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000। ट्रायल बैलेंस के बाहर है यश, यानी इसका जनरल लेजर कुछ नहीं हुआ। तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो इसका जनरल होना चाहिए ना? यस और नो? यस सर। जनरल तो होना चाहिए ना, आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड जो भी है, इसका जनरल लेजर होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो इसका यस। अभी तक बुक्स में एंटर हुआ नहीं है। तो जर्नल अगर अपने सोचे तो इसका जनरल क्या होता है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग 7,000 7,000, ठीक है। अभी ट्रायल बैलेंस बन चुका है मेरा, अभी ट्रायल बैलेंस मेरा बन चुका है। हम लोग कौन से स्टेज में आ चुके हैं? फाइनल अकाउंट्स के स्टेज में आ चुके हैं, राइट? ट्रायल बैलेंस बन चुका है, हम लोग फाइनल अकाउंट्स के स्टेज में आ चुके हैं, हम लोग ईयर के एंड में है। ईयर के एंड में हम लोग अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं, यानी पूरे साल का नफा नुकसान निकालते हैं। तो उसके लिए अपने लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नफा नुकसान निकालने के लिए। और बिजनेस एंटिटीज के पास जो लाइबिलिटीज असेट है उसका बैलेंसेस अपने बैलेंस शीट में लिखते हैं, ये फाइनल अकाउंट्स में अपने करते हैं, राइट? तो अभी अभी ट्रायल बैलेंस में अपने को एक्सपेंसेस 58,000 का दिख रहा है। जो एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 58,000। यहां तक क्लियर है? ट्रायल बैलेंस में यस सर। अपने को एक्सपेंसेस 58,000 का दिख रहा है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आता है, 2 एक्सपेंसेस 58,000। नेक्स्ट, अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिखा? ट्रायल बैलेंस के बाहर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000, यानी इसका बुक्स में एंट्री नहीं हुआ है। तो एंट्री कैसे किया जाता है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग 7,000। तो ये जो एंट्री है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बोलो ये एक्सपेंसेस इधर में इस एंट्री में, ये वाला जो एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस एंट्री में एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? बोलो। हाँ, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज, इंक्रीज। तो तभी तो अपने इधर में एड आउटस्टैंडिंग करते हैं। मैंने आपको कैसे समझाया? पहले जर्नल, लेजर, देन फाइनल अकाउंट्स। और आपने क्लास कैसे सीखा था क्लास 11 में? डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपन कर रहे हैं, एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं, इसके पीछे अकाउंटेंट ने क्या एंट्री पास कर दिया? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। हम लोग ने जैसे ही एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा, वैसे ही उसी टाइम एंट्री क्या पास हुआ? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सही बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने लिखा एड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सेम सेकंड क्या एंट्री पास हुआ? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इंक्रीज डेबिट, क्योंकि ये करेंट मंथ का एक्सपेंस है, करेंट ईयर का एक्सपेंस है, तो करेंट ईयर के एक्सपेंसेस में इसको ऐड करना है। पेमेंट हो सकता है नेक्स्ट ईयर करेंगे, पेमेंट भले ही नेक्स्ट ईयर करना हो, बट क्योंकि ये करेंट ईयर का खर्चा है, तो करेंट ईयर के खर्चे में इसको ऐड करना है। एंड इसका कंसेप्ट इज अक्रूवल कंसेप्ट। तो अक्रूवल कंसेप्ट के अंदर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। करेंट ईयर का खर्चा करेंट ईयर के खर्चे में ऐड होता है। पेमेंट को नहीं चेक करते, पेमेंट हो सकता है आगे पीछे हो, नेक्स्ट ईयर हो या एडवांस में हो, बट करेंट ईयर का खर्चा करेंट ईयर में ऐड हो जाएगा, एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। पेमेंट नहीं चेक करते, अक्रूवल कंसेप्ट। तो जैसे हमने ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा, सेम पॉइंट सेम सेकंड में क्या एंट्री पास हो रहा है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो देखो गुड्डू, जैसे ये वाला काम किया ना ऐड आउटस्टैंडिंग, तो ये एंट्री पास हुआ तुरंत, सेम सेकंड में। इसका मतलब अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बुक्स में आया या नहीं आया गुड्डू? फटाफट बता। आगे। आ गया। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या है? इट्स अ लाइबिलिटी। तो इसका बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड आना तो बनता है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में आना तो बनता है। समझ में आया? बैलेंस शीट में क्यों आ रहा है ये? बैलेंस शीट में क्यों आ रहा है? लाइबिलिटी है, समझ में आ गया मेरे को। क्योंकि ये करेंट ईयर में ये क्लियर नहीं हुआ, इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर करना है, तो इसका बैलेंस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है, तभी ये बैलेंस शीट में है। नाम को समझो, नाम का लॉजिक, बैलेंस शीट। इसका हिसाब करेंट ईयर में क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर इसका पेमेंट होगा, तो इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर ले जाना है, तभी बैलेंस 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 शीट में है। ये नाम पड़ा बैलेंस शीट, इसीलिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो देखो दो जगह क्या समझाया था टीचर ने क्लास में, दो जगह ट्रीटमेंट हो रहा है ना।
दो जगह ट्रीटमेंट हो रहा है ना, दो जगह ट्रीटमेंट का रीजन क्या है? रीजन ये है, ये दो जो है ना, ये दो का हिसाब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दो का हिसाब बता रहा हूँ। ये जो सर ने सिखाया था या मैम ने सिखाया था, दो जगह ट्रीटमेंट होगा, ये दो का हिसाब बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के बाहर, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का जर्नल लेजर नहीं हुआ, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बुक्स में एंटर नहीं हुआ। तो बुक्स में एंट्री करते हैं जर्नल एंट्री पास करके, तो जर्नल एंट्री में अपने डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो दो चीज कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? दो चीज कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट। दो चीज कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट। बुक्स में एंटर करना है, डेबिट क्रेडिट करना है, दो चीज करना है। अब फाइनल अकाउंट में अपने दो चीज कैसे कर रहे हैं? इसका जर्नल क्या है? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस डेबिट, यानी एक्सपेंसेस इंक्रीज। एक्सपेंसेस का जगह कहां है? पीएल के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आपने उसको एक्सपेंसेस के साथ ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब एक्सपेंसेस डेबिट हुआ, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट हुआ, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बुक्स में आ गया। तो इसका क्रेडिट का इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट होकर आया, बुक्स में आ गया। इट्स अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी चुकाना है इसका पेमेंट, तो नेक्स्ट ईयर लेकर जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे तो ये बैलेंस जो नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। तो इसका क्रेडिट का इफेक्ट इधर आ गया, डेबिट का इफेक्ट इधर आ गया, क्रेडिट का इफेक्ट इधर आ गया। दो जगह ट्रीटमेंट का ये लॉजिक है। मजा आया कि नहीं बता, एकदम सच्ची बताना। माशाल्लाह सुभान अल्लाह लगा कि नहीं लगा? हाँ सर। हाँ सर, माशा। है ना? ये है क्लियर, ये चीज है। डेबिट का इफेक्ट इधर में आ गया। एंट्री के एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट, यानी एक्सपेंसेस इंक्रीज। एक्सपेंसेस का जगह कहाँ? पीएल के डेबिट में। तो पीएल के डेबिट में ऐड, डेबिट यानी इंक्रीज, ऐड एक्सपेंसेस डेबिट इंक्रीज ऐड। दूसरा इफेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का नेचर क्या है? लाइबिलिटी, यानी पेमेंट नहीं हुआ, इसका हिसाब क्लियर नहीं है, नेक्स्ट से लेके जाना, तो बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटीज के साइड में। तो क्रेडिट वाले इफेक्ट बैलेंस शीट में आ गए, तभी दो जगह। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं हुआ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करने के लिए डेबिट क्रेडिट करते हैं। डेबिट क्रेडिट यानी दो चीज कर रहे हैं, तो दो चीज इस तरीके से हो रहा है। क्लियर है? यस। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब तो फटाफट हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के बाहर, बुक्स में आया नहीं, तो बुक्स में आने के लिए यश आप बताओ, आप सही बताएगा मेरे को। प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री बता प्रीपेड बेटा। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। यश बोल रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस बुक्स में एंटर नहीं हुआ, तो उसके लिए एंट्री पास होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट। क्रेडिट यानी डिक्रीज, डिक्रीज यानी लेस। तो एक्सपेंसेस का जगह किधर? एक्सपेंसेस का जगह पीएल के डेबिट साइड में। तो पीएल के डेबिट साइड में लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितना? 5,000 लेस करेंगे। अब जैसे लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या एंट्री पास हुआ? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, क्रेडिट वाला इफेक्ट मिल गया। एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिट हुआ, सॉरी एक्सपेंसेस क्रेडिट हुआ। समझ में आया ना? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट यानी डिक्रीज लेस, तो एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट साइड में इसका जगह है, तो पीएल के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस में जाकर उसको लेस कर दिया। तो क्रेडिट वाले इफेक्ट मिल गया, एक्सपेंसेस लेस हो गया। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, डेबिट का इफेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट असेट, असेट इंक्रीज डेबिट। समझ में आ गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब
ये एक्सपेंसेस का पेमेंट हो चुका है बट सर्विसेज मिलना बाकी है। सर्विसेज नेक्स्ट ईयर मिलेगा, सर्विसेज मिलना बाकी, सर्विसेज नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। यानी इसका इसका भी हिसाब क्लियर नहीं है, इसका भी हिसाब नेक्स्ट ईयर पूरा होगा। सर्विसेज नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो इसका हिसाब को भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, तो इसका बैलेंस भी नेक्स्ट ईयर जाएगा। बैलेंस शीट में ये आएगा, असेट में। बैलेंस शीट का नाम का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है बच्चा लोग, बताओ। बैलेंस शीट का नाम का सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हम्म, तो अब बताओ, फाइनल अमाउंट बताओ एक्सपेंसेस का कितना आ रहा है? 60,000। 60 ये आउटर थाउजेंड कॉलम में चला जाएगा। क्लियर है? हम्म, तो अब सिचुएशन टू एक बार फटाफट डिस्कस हो जाएगा। सिचुएशन वन क्लियर है ना? सिचुएशन टू आपका टेस्ट है कि आप कितना मेरा दिया हुआ नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना समझा उसको, कितना अप्लाई कर पा रहे हैं। सिचुएशन टू, अच्छा सिचुएशन टू देखने से पहले 7,000 5,000 का तो जो जगह इफेक्ट आया डेबिट क्रेडिट का, समझा दिया, लॉजिक क्लियर है, आप लोगों ने कहा क्लियर है। बट ये 58,000 एक्सपेंसेस का अमाउंट है, इसका तो एक ही जगह इफेक्ट आया। एक ही जगह इफेक्ट क्यों आया? बिकॉज इसका जर्नल लेजर का काम हो चुका है। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में जिधर भी ये जाए उधर में करेक्ट जगह प्लेस करना है। मतलब ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है इनका जर्नल लेजर का काम हो चुका है, तो इनका फाइनल अकाउंट्स में क्या काम है, इनको सिर्फ करेक्ट जगह प्लेसमेंट करना है, ऐसे जो इधर में हमने किया था। समझ पा रहा है ना? करेक्ट ट्रायल बैलेंस से करेक्ट जगह प्लेसमेंट किया, तो करेक्ट जगह प्लेसमेंट करना है, प्लेसमेंट का काम है, एंट्री का काम हो चुका है। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी सारे आइटम्स हैं उनका जर्नल लेजर का काम हो चुका है, इनको फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ करेक्ट जगह प्लेस करना है। क्लियर? तो अभी नेक्स्ट सिचुएशन में देखेंगे अपने, यानी ट्रायल बैलेंस में अपने को एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है 75,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड में। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एसेट, एसेट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस में अपने को ये तीनों चीज मिल रहा है। अब मेरे को बताओ, क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में और कुछ मिलने लायक है, यस और नो? नो सर। नो सर, वेरी गुड। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में इससे रिलेटेड मेरे को अब कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज सारा आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सब कुछ मेरे को ट्रायल बैलेंस में मिल गए हैं। ट्रायल बैलेंस में मिलने का मतलब क्या है? ट्रायल बैलेंस में मिलने का मतलब, बोलो बोलो बोलो,
आई विल बी तो मोर हैप्पी जर्नल टू टेल। एंट्री पास हो चुका है। जर्नल लेजर का काम हो चुका है, यानी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ चुका है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आने का मतलब इनका डेबिट क्रेडिट हो चुका है। तो इनका फाइनल अकाउंट्स में क्या काम है? ये वाला काम है। एक सेकंड। फाइनल अकाउंट्स में क्या काम है? इनको करेक्ट जगह प्लेस करना है, दैट इज इट। ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्टिव इज, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो ट्रायल बैलेंस में ये तीनों आइटम आ चुके हैं, यानी इनका जर्नल लेजर का काम हो चुका है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किए जा चुके हैं, यानी इनका डेबिट क्रेडिट सब हो चुका है। फाइनल अकाउंट्स में इनका क्या काम है? बस इसको ट्रायल बैलेंस से उठाकर फाइनल अकाउंट्स में करेक्ट जगह प्लेस करना है, प्लेसमेंट का काम है खाली। एक सेकंड रुको। हम्म, राइट। तो फाइनल अकाउंट्स में कैसे क्या प्लेस करें? फाइनल अकाउंट्स में अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं। कौन मेरे को बताएगा? हु शैल टेक द लीड एंड टेल मी किस जगह प्लेस करना है मैं एक्सपेंसेस को? डेबिट। एक्सपेंसेस को कहां पर? पीएल में, पीएल के कौन से एक्सपेंसेस साइड में में? पीएल डेबिट से। डेबिट डेबिट साइड में। टू एक्सपेंसेस 75,000। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए कैसा? लायबिलिटी Liabilities. तो लाइबिलिटी साइड में। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज व्हाट? बिजनेस के लिए एसेट, एसेट। तो बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। समझ में आया? अगर यस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में 6,000 का है, यानी इसका जर्नल लेजर हो चुका है, तो क्या जर्नल पास हुआ है? हो चुका है। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस अकाउंट के डेबिट साइड में इसका पोस्टिंग भी हुआ है, यानी एक्सपेंसेस के साथ ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो आपको दोबारा ऐड नहीं करना है इन फाइनल अकाउंट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है, यानी इसका भी जनरल लेजर का काम हो चुका है, तो क्या एंट्री पास हुआ होगा इसके लिए? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, यानी ये एक्सपेंसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस होकर आया, यानी एक्सपेंसेस से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो आपको दोबारा फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस में इसको माइनस, एक्सपेंसेस से माइनस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। यानी ये जो 75,000 है, इसमें एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड का काम करने के बाद फाइनल अमाउंट आया है। बिल्कुल कैसे? बिल्कुल ऐसे जैसा आपने पहले सीखे थे, ऐसे। आउटस्टैंडिंग का एंट्री पास हो चुका है, प्रीपेड का एंट्री पास हो चुका है, एंट्री पास होने के बाद इस तरीके से लेजर अकाउंट में पोस्ट हो चुका है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ ऐड हो चुका है, प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ लेस हो चुका है, करके जो फाइनल अमाउंट निकला है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो केवल फाइनल अमाउंट जो 75,000 का है वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है? एंड बाकी क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, इसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर करना है, तो इसका बैलेंस को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है, तभी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के असेट के साइड में, बिकॉज इसका सर्विसेज अपने को नेक्स्ट ईयर लेना होगा, तो इसको अभी कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट में ले जाएंगे। क्लियर है? यस सर। ये हुआ एक्सपेंसेस रिलेटेड टोटल डिस्कशन। सिचुएशन 2 में हमने क्या डिस्कस किया?
कि जब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में होता है तो उसका एक जगह इफेक्ट आता है, आया ना एक जगह इफेक्ट, यस एंड सिचुएशन वन में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो उसका दो जगह इफेक्ट आता है। तो दो जगह इफेक्ट कैसे कहाँ आता है and क्यों आता है वो भी अपने डिस्कस किए। शुरुआत अपने कैसे किए थे, जर्नल से, देन लेजर से, उसके बाद ट्रायल बैलेंस रिलेटेड, ट्रायल बैलेंस का इंपॉर्टेंस समझाया, यूज बताया, एंड देन सिचुएशन वन एंड सिचुएशन टू को डिस्कस किया। दिस इज द टोटल डिस्कशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के डिस्कशन में इतना टाइम अपने दे चुके हैं, अच्छे से डिटेल में समझ गए, तो इससे रिलेटेड डिस्कशन इनकम का जो अपने आज क्लास में नहीं कर रहे, ठीक है, तो एक्सपेंसेस का एक बार समझ गया तो इनकम का तुरंत तुरंत समझ जाओगे, खुद ही आपको अच्छा लगेगा, आप खुद से खुद बोलने लगोगे कि सर ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है। बट आज जो डिस्कस हुआ, आई मैं पूरा होप कर रहा हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट या नोट्स जो भी आपने किया, आपके पास इसका नोट्स वगैरह हो जाएगा, तो आप उसको नेक्स्ट क्लास आने से पहले रिवाइज करके आएंगे। बट अलविदा कहने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या मैं पूछ सकता हूँ? छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, यस सर पूछूं? जरूर ठीक है। आज का क्लास रिलेटेड डिस्कशन हो चुका है, एक्सपेंसेस का टोटल में डिस्कशन किया, इसी से मिलता जुलता डिस्कशन इनकम का है, सेम प्री रिसीव्ड इनकम, अक्रूड इनकम, वो अपने नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले सब रिवाइज करके आओगे। अब जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, क्या हमने कभी सोचा कि बैलेंस शीट के एलएचएस में लाइबिलिटीज एंड आरएचएस में असेट्स क्यों आता है? सर ये मेरा डाउट अभी पूछने हाँ वाला। सर अभी आप पूछना, देखो अभी आप मेरे जैसे सोचने लग गए गुड्डू, माइंड का ट्रेनिंग हो गया है, माइंड का ट्रेनिंग प्रोसेस में, बिकॉज एक सीए का स्टूडेंट इसी तरीके से उसका सोच होना चाहिए। ट्रेनिंग हो रहा है गुड्डू, प्रोग्रेस में है बेटा, वेरी गुड। गुड्डू के दिमाग में ये चीज आया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। तो गुड्डू इसका जवाब जानना है बेटा आपको? यस सर। ठीक है, जवाब सुन बताने से पहले, बैलेंस शीट का तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गया ना, कि जो हिसाब है इसको नेक्स्ट ईयर लेके जाना है, बिकॉज का हिसाब करेंट ईयर में नहीं हुआ। जैसे अपने अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस का डिस्कशन की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी पेमेंट करना बाकी है, तो वो नेक्स्ट ईयर होगा, तो उसका हिसाब नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है, तो उसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर जाएगा, तो बैलेंस शीट में वो आएगा। बैलेंस शीट नाम का मतलब समझ में आ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर सर्विसेज मिलेगा, तो इसका भी हिसाब नेक्स्ट ईयर अपने क्लियर करेंगे, तो उसका बैलेंस को भी नेक्स्ट चले जाना, तभी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट का नाम, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्लियर है या नहीं? फटाफट जवाब दो। यस सर क्लियर अब लाइबिलिटी अकाउंट से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स मतलब जिससे उधार में परचेज किया, पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट पूरा नहीं हो पाया, तो इसका हिसाब भी नेक्स्ट ईयर क्लियर करना है, तो इसका बैलेंस को भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना, तभी ये भी बैलेंस शीट में आता है, लाइबिलिटीज के साइड। अब लाइबिलिटीज साइड के बैलेंसेस एलएचएस में क्यों आते हैं वो बताने जा रहा हूं, कि बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज एलएचएस के साइड में क्यों आते हैं वो बताने जा रहा हूं। क्रेडिटर्स का लेजर अकाउंट को थोड़ा सोचो, बताना। हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट इज अ लाइबिलिटी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड आता होगा, टू साइड या बाई क्रेडिट साइड? साइड हाँ, क्रेडिट साइड बाय साइड क्रेडिट साइड, बाई बैलेंस बी बाई डी, वेरी गुड। और क्लोजिंग बैलेंस कौन से साइड आ रहा है? डेबिट साइड डेबिट साइड, ये पता है सबको?
यस और नो? Yes. ठीक है। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का भी मैं जो लेक्चर्स है वो फॉरवर्ड कर दूंगा बहुत ही जल्द। तो जिनको थोड़ा बहुत 19-20 लग रहा है समझने में, अपना अकाउंट्स का बेस बनाना पड़ेगा उसके लिए, तो आ जाएंगे लेक्चर्स वेरी सून आपके पास। ठीक है। तो क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस बी बाई डी एंड क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी बाई डी, सॉरी मैंने बी बाई डी लिखा, टू टू बैलेंस सी बाई डी, टू बैलेंस सी बाई डी। ये टू बैलेंस सी बाई डी कौन से साइड में, लेजर अकाउंट के एलएचएस में या आरएचएस में? Yes. टू बैलेंस सी बाई डी इज क्लोजिंग बैलेंस कौन से साइड में, एलएचएस में या आरएचएस में? LHS Yes, sir. एलएचएस या आरएचएस, फटाफट फिर से। LHS Left hand side. एलएचएस। तभी देखो बैलेंस शीट में कौन से साइड में। इतना सिंपल सा स्टोरी था, पता है? इतना सिंपल सा स्टोरी है यार। बैलेंस शीट कौन से डेट में बनाता है यार? क्लोजिंग डेट में। तो ये क्लोजिंग डेट में बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग बैलेंसेस का पोजीशन पता चलता है। क्लोजिंग डेट में बना रहा है बैलेंस शीट, तो इधर में आपको लायबिलिटीज एसेट का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। तो लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस कौन सा साइड आता है भाई? एलएचएस। इतना सिंपल सा स्टोरी है। असेट का, अभी डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ रे, मशीन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड? टू साइड। क्लोजिंग बैलेंस कौन से साइड? बाई साइड। क्लोजिंग बैलेंस आरएचएस या एलएचएस? आरएचएस। RHS. बैलेंस शीट में असेट आरएचएस। इधर में एसेट लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा ना। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द क्लोजिंग डेट, बैलेंस क्लोजिंग डेट, तो क्लोजिंग बैलेंस, तो असेट लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस, लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस एलएचएस में होता है तो बैलेंस शीट के एलएचएस में। असेट का क्लोजिंग बैलेंस आरएचएस में होता है तो बैलेंस शीट के आरएचएस में। मजा आया कि नहीं आया? यस। वैल्यू Yes. एडिशन होता हाँ है, सर। वैल्यू एडिशन होता है, होना चाहिए, बिल्कुल जायज है, बनता है वैल्यू एडिशन। क्यों? प्रोफेशनल कोर्स कर रहे, कोई हंसी मजाक नहीं है। बाद में कोई उंगली ना उठा जाए आप पर कि आपने अकाउंट्स कहाँ से पढ़ा, क्या पढ़ा आपने अकाउंट्स में, इतना ही नहीं पता आप। बिकॉज आप लोग तो एक ट्रस्ट करके मेरे से पढ़ रहे हैं कि सर पढ़ा देंगे, अपने को करा देंगे, तो सर जो पढ़ाएंगे वही पढ़ना है, तो वो फेथ है। तो वो फेथ टूटना नहीं चाहिए, बस यही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इतना फेथ करके पढ़ रहे हैं, तो फेथ, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड नॉट ब्रेक। कि कल को आप मेरे को ये नहीं बोलो कि सर आपने ये वाला कंसेप्ट मेरे को नहीं बताया था, आज ऑफिस गया तो ये मेरे से पूछा गया और हमको बोला गया कि तो फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। वैसा नहीं होना चाहिए। और देखो ट्रेनिंग हो रहा है, गुड्डू सोचा, कम से कम सोचा तो उसके दिमाग में आया तो सही कि क्यों ऐसे एलएचएस एंड आरएचएस। ये ट्रेनिंग हो रहा है, मेरे को फल मिल रहा है, अपना क्लासेस का फल मिल रहा है, मेरा फल है, रिजल्ट है मेरे क्लासेस का। ठीक है। चलो आज अपने डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज कल के क्लास में आने से पहले प्लीज रिवाइज करके आना, ताकि इनकम का जब डिस्कशन करें ना तो फटाफट अपना आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम कर पा रहे हैं चीज। ठीक है, आपकी कॉन्फिडेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप कर पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा आप। तो चलो देन आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। गुड नाइट एंड टेक केयर। बाय। Yes.